हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का विजडम IQ 247 पर। फ्रेंड्स, हमने अपने पिछले लेक्चर में चर्चा की थी LT ग्रेड ज्योग्राफी के सेट 5 की। आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए चर्चा करेंगे LT ग्रेड ज्योग्राफी के सेट 6 की। इसी तरह से हम टोटल 10 सेट कवर कर रहे हैं, जिसमें आपके करीब करीब 600 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। यहाँ पर हम जो महत्वपूर्ण ऑप्शन हैं उनकी भी चर्चा कर रहे हैं। इस लिहाज से अगर हम देखें तो आपके लगभग 1000 जो है 1000 प्लस ही क्वेश्चन आपके कंप्लीट होंगे, यानी कि 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे अगर आपने ये सारी वीडियो देख ली हैं। अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप एक बार उसको देख लीजिए। मैंने प्लेलिस्ट तैयार की है, उस प्लेलिस्ट में मैंने सभी वीडियो को डाल दिया है, आप लोग उसको चेक कर लीजिए। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं और देखते हैं अपना सबसे पहला प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न है कि भारत की संपूर्ण ऊर्जा उत्पादन में नाभिकीय ऊर्जा का प्रतिशत कितना है। पूछा है कि नाभिकीय ऊर्जा का प्रतिशत कितना है। तो नाभिकीय ऊर्जा का जो है 3% है, केवल 3% ही उत्पादित होती है नाभिकीय ऊर्जा। और सबसे अधिक जो होती है वह होती है थर्मल पावर प्लांट से। वह कितनी होती है? 65%। तो अगर पूछे नाभिकीय से तो 3%, और सबसे अधिक अगर पूछ लेता है तो है 65%। किससे? थर्मल पावर प्लांट से। इसी तरह से एक चीज और आपको याद रख लेना है, अपने जहन में बिठा लेनी है कि 28% जो जल विद्युत परियोजना के द्वारा उत्पादित होती है ऊर्जा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजीरा बीजापुर जगदीशपुर HVJ गैस पाइपलाइन निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण द्वारा निर्मित की गई है? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ऑप्शन बी है ऑयल इंडिया लिमिटेड, ऑप्शन सी है इंडियन ऑयल कंपनी, और ऑप्शन डी है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन। तो इनमें से कौन सा सही है? यहाँ पर ऑप्शन जो है सही है ए, यानी कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य है? इनमें से कौन सा राज्य है जो सबसे बड़ा रबर उत्पादक है? मैंने अपने पिछले जो आपको टेस्ट सीरीज कराई है उसमें ये क्वेश्चन आया भी है। अगर आपने नहीं देखा है, आपको याद नहीं है, तो एक बार इसको अच्छे से देख लेना उसको भी, और यहाँ पर भी समझ लेते हैं। तो पूछा क्या गया है, राज्यों में कौन सा रबर उत्पादक है? तो सबसे अधिक जो है केरल में रबर का उत्पादन होता है। यहाँ भारत का कुल 90%, यानी कि सबसे अधिक मात्रा में रबर का उत्पादन होता है। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो तमिलनाडु और कर्नाटक में होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नांकित में से मध्य प्रदेश का कौन सा नगर कीटनाशक उद्योग हेतु प्रसिद्ध है? इनमें से कौन सा जो है मध्य प्रदेश का एक नगर है जो कीटनाशक के लिए प्रसिद्ध है? वह है कौन सा? भोपाल, यानी कि ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कहां पहली बार CNG से चलने वाली रेलगाड़ी जो है चलाई गई है? तो ये कहां पर चलाई गई है? ये चलाई गई थी हरियाणा में। और हरियाणा में कहां चलाई गई थी? रेवाड़ी से रोहतक तक। और ये चलाई गई थी कब? 2015 में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा वहापत्तन का विशिष्ट उदाहरण है? तो ये सभी को मालूम होना चाहिए, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। ये है कौन सा? हल्दिया, यानी कि ऑप्शन बी सही है, कोलकाता में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र है? देखिए, भारत की जो प्रमुख जनजातियां हैं यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। आप लोग ये महत्वपूर्ण है, आप लोग इसको याद कर लीजिए। मैंने कुछ चीजें बताई थी पिछली वीडियो में भी आपको बताया है, जैसे इजराइल है और इजराइल है, इंडोनेशिया है, जापान है, और आपका रूस है। ठीक है, इनके जो है बॉर्डर आपको देख लेने हैं, इनके आसपास क्या है उनके बारे में देख लेना है। और तुर्की के बारे में बताया था। तो जो चर्चा में है ईरान ईरान के बारे में आपको देख लेना है। प्रमुख जनजातियां उनके बारे में देख लेना है, और प्रमुख जो घास के मैदान हैं उनके बारे में देख लेना है। ये जो है महत्वपूर्ण है, इनको आप याद रखिए। यहाँ पर पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र है, या कौन सा मूल निवास स्थान है?
तो वह कौन सा है? वह है नीलगिरी की पहाड़ियां। नीलगिरी की पहाड़ियां यानी कि ऑप्शन सी सही है। नीलगिरी की पहाड़ियां जो है ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में टोडा, अगर सीधे अगर नीलगिरी ना दिया हो, तमिलनाडु दिया गया हो, तो तमिलनाडु ऑप्शन में आपको दिया गया होगा। तो इस तरह से आप देख लीजिए। और अगर हम बात करें तोड़ा जनजाति की, तो ये जो है मातृसत्तात्मक है और ये दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, टोड़ा जनजाति। ये कुछ पॉइंट हैं, इनको आप याद रखिए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से गेहूं का फसल का कौन सा रोग है? इनमें से गेहूं फसल का कौन सा रोग है? तो गेहूं फसल जो है ये है रोग रस्ट। रस्ट, गेहूं में जो है रस्ट नामक रोग लगता है। और गेहूं के कुछ अन्य रोग हैं, उनको भी आप याद रख लेना। एक रोग होता है कंडुआ, कंडुआ, सेहू, सेहू, झुलसा और करनालवट, करनालवंट। ठीक है, ये गेहूं के कुछ प्रमुख रोग हैं, आप लोग इनको याद रखिए। और देखिए, टिक्का जो है, टिक्का रोग लगता है मूंगफली में। टिक्का मूंगफली का रोग है। टिक्का जो है मूंगफली का रोग है। और ब्लास्ट जो है, ब्लास्ट रोग है किसका? ये है धान का रोग। तो ये महत्वपूर्ण रोग हैं, इनको आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्र है। जूट का सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ पर है भारत में? तो ये है पश्चिम बंगाल राज्य में। पश्चिम बंगाल राज्य में सर्वाधिक जूट होता है। और भारत जो है जूट उत्पादन में प्रथम स्थान पर है विश्व में। ठीक है, विश्व में प्रथम है कौन? भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार कृषि में नीम अलेपित यूरिया के उपयोग को क्यों प्रोत्साहित करती है? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए, मृदा में नीम तेल के निर्मुक्त होने से मृदा सूक्ष्मजीवी द्वारा नाइट्रोजन यौगीकरण बढ़ता है। नीम लेप मृदा में यूरिया के घुलने की दर को धीमा कर देता है। देखिए यहां पर ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी सही है। नीम लेप मृदा में यूरिया के घुलने की दर को धीमा कर दिया जाता है, इसलिए ये जो है नीम यूरिया का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी मृदा अपरदन की प्रक्रिया को तीव्र करता है? इनमें से कौन जो है जो मृदा अपरदन की प्रक्रिया को तीव्र कर देता है? तो ये जो है ढलान कृषि। ढलान कृषि की वजह से मृदा अपरदन की जो प्रक्रिया है तेज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान स्थित है। तो ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है महाराष्ट्र के नागपुर में। महाराष्ट्र के नागपुर में, यानी कि ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायमंड हार्बर तथा साल्ट लेक सिटी अवस्थित हैं। ये कहां पर अवस्थित हैं? ये अवस्थित हैं पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में। ऑप्शन डी सही है। जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत चमकती हैं, तब भारत में निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटित होती है? कौन सी घटना घटित होती है? उत्तर पश्चिम भारत में उच्च वायुदाब विकसित होता है। उत्तर पश्चिम भारत में उच्च वायुदाब विकसित होता है, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन है, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। तो ये कहां पर सीधी पड़ती हैं? ये पड़ती हैं भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर आपको एक चीज और याद रखनी है, कभी कभी इसकी तिथि पूछ ली जाती है कि भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी कब पड़ती हैं। तो आपको ये याद रखना है, दो डेट याद रखना है। एक है 21 मार्च, 21 मार्च और 23 सितंबर को। 23 सितंबर को सूर्य जब दक्षिण की ओर होता है, यानी कि दक्षिणायन होता है, तब ये 23 सितंबर को पहुंचता है। और जब उत्तरायण होता है तब 21 मार्च को। और उत्तरायण और दक्षिणायन को आप एक बार समझ लीजिए। 21 जून को सूर्य उत्तरायण होता है। और इस समय जो है 21 जून, इस समय जो है भारत में या फिर उत्तर में दिन की अवधि बड़ी होती है।
यानी कि दिन बड़े होते हैं, दिन बड़े होते हैं और रातें छोटी होती हैं। जबकि 22 दिसंबर को सूर्य दक्षिणायन हो जाता है। 22 दिसंबर को सूर्य दक्षिणायन हो जाता है और इस समय ऑस्ट्रेलिया है या दक्षिण में जितने भी जो एरिया है वहां पर दिन की अवधि बड़ी हो जाती है। आपको ये बिंदु भी याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का उत्तरांश होता है तो कितना होता है? ये होता है 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री, यानी कि ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिथि निर्धारक रेखा पर ग्रीनविच से 12 घंटे का अंतर है, क्या ये सही है? दूसरा देखते हैं, तिथि निर्धारक रेखा 180 डिग्री देशांतर पर स्थित है, क्या ये सही है? हाँ बिल्कुल, दोनों सही हैं और व्याख्या भी सही कर रहा है, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, भारत और चीन के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन से समूह में दिए गए देश म्यांमार के सीमावर्ती हैं? इनमें से कौन से देश जो है म्यांमार के सीमावर्ती हैं? देखिए, सबसे पहले आपको यह समझ लेना है कि म्यांमार के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। तो म्यांमार के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? ये हैं 5 देश, और 5 देश कौन कौन से हैं? भारत, बांग्लादेश, चीन, लाओस, थाईलैंड। भारत, बांग्लादेश, चीन, लाओस, थाईलैंड। पूछा क्या गया है? भारत और चीन के अतिरिक्त, तो भारत और चीन के अतिरिक्त 3 बच जाते हैं। कौन कौन से हैं? कौन कौन से बचते हैं? बांग्लादेश, लाओस और थाईलैंड। बांग्लादेश, लाओस और थाईलैंड का कौन सा ऑप्शन है इसमें? थाईलैंड, लाओस और बांग्लादेश, यानी कि ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। कुछ देश दिए गए हैं और इनकी राजधानियों को सुमेलित करना है। देखिए, ब्रुनेई की राजधानी क्या है? ब्रुनेई की राजधानी है बंदर शेरी बेगवान, यानी कि एक ही सुमेलित होता है। और कंबोडिया की राजधानी है नामपे, कंबोडिया की राजधानी बीका-3, कंबोडिया की राजधानी नामपे। और लाओस की राजधानी कौन सी है? वियंतिने, लाओस की राजधानी वियंतिने। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? ए का 1, बी का 3, 1 का ए, बी का 3, यानी कि ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दक्षिण भारत के सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? दक्षिण भारत का जो सर्वोच्च शिखर है उसका नाम क्या है? कभी कभी इसकी ऊंचाई पूछ ली जाती है। तो देखिए, सबसे पहले ये समझ लेना है कि उसका नाम क्या है। उसका नाम है अनाईमुडी। अनाईमुडी जो है ये 3 पर्वतों के संगम पर है, अन्नामलाई, कार्डामम और पलानी पहाड़ियों के संगम पर है। और इसकी ऊंचाई की अगर हम बात करें तो 2695 मीटर, 2695 मीटर इसकी कुल ऊंचाई है और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न है कि दक्षिण एशिया के निम्नलिखित देश में से किस एक में अधिकतम नगरीकरण स्तर है? तो ये कहां पर है? ये है पाकिस्तान में, यानी कि ऑप्शन सी सही है। असम में स्थानांतरणशील कृषि को क्या कहते हैं? तो असम में जो स्थानांतरण कृषि है उसको कहते हैं झूम। असम के अलावा झूम कृषि अन्य जो है अन्य नामों से भी जानी जाती है, उसको मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये समझ लीजिए, असम, त्रिपुरा और नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश में इसको झूम कहते हैं। जबकि आंध्र प्रदेश, उड़ीसा में इसको क्या कहते हैं? पोडू कहते हैं। कहाँ? आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में इसको क्या कहते हैं? पोडू कहते हैं। और केरल में इसको क्या कहते हैं? पोनम कहते हैं। केरल में पोनम कहते हैं, केरल में। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कारण कथन को ध्यान में रखना है। तो चलिए कारण कथन देख लेते हैं। बृहद मरुस्थल निम्न अक्षांशों पर अवस्थित हैं, तो क्या ये सही है? हाँ बिल्कुल सही है। महाद्वीपीय विस्थापन के फलस्वरूप वे उच्च अक्षांशों से हटकर निम्न अक्षांशों में आ गए हैं, क्या ये सही है? क्या ये सही है? महाद्वीपीय विस्थापन के फलस्वरूप वे उच्च अक्षांशों से हटकर निम्न अक्षांशों में आ गए हैं, तो क्या ये सही है?
हाँ सही है, लेकिन इसकी व्याख्या सही नहीं कर रहा है, क्योंकि मरुस्थल के निर्माण में जलवायु जो होता है वो प्रमुख कारण होता है, ना कि अक्षांश। तो यहाँ पर है तो सही, लेकिन व्याख्या सही नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में रॉकी पर्वत श्रेणी के पूर्वी ढाल के साथ चलने वाला शुष्क स्थानीय पवन कौन सी है? तो वह पवन कौन सी है? वह है चिनूक। कौन सी? चिनूक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण गंगोत्री क्या है? दक्षिण गंगोत्री आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्रायद्वीपीय भारत की एक नदी, ऑप्शन बी है युद्धक जलपोत, ऑप्शन सी है हिमालय स्थित कोई झील, ऑप्शन डी है अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधानों का स्थायी केंद्र। तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन डी सही है इसमें। मिनीमाता घटना जो पर्यावरण अवनयन का उदाहरण है, निम्नलिखित में से किस कारण से संबंधित है? ये संबंधित किसके कारण है? जल प्रदूषण के कारण। और ये जो है किसके वजह से होती है? ये होती है जल में पारे के घुलने के कारण। पारे के घुलने के कारण होता है मिनीमाता रोग। पार्थिव विकिरण वायुमंडल को कितना प्रतिशत तक गर्म कर देता है? तो ये कितना प्रतिशत कर देता है? ये कर देता है 80%, यानी कि ऑप्शन सी सही है। सबसे बड़े क्षेत्रफल वाले भारतीय राज्य का नाम बताएं। सबसे बड़ा क्षेत्रफल पूछ लिया गया है, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य पूछा गया है, तो कौन सा है? वह है राजस्थान। देखिए राजस्थान है। यहां पर आपको 3 से 4 राज्य याद रखने हैं सबसे बड़े राज्य क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। तो मैं आपको क्रम बता देता हूं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात, ये जो है सबसे बड़े राज्य हैं। और सबसे छोटा राज्य पूछ लिया जाता है, तो सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सबसे छोटा राज्य है गोवा। अगला प्रश्न है कि आधार तल में ऋणात्मक परिवर्तन होने से निम्नलिखित में से किस स्थलाकृति का निर्माण संभव है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है इसके? संरचनात्मक सोपान, ऑप्शन बी है जलोढ़ शंकु, ऑप्शन सी है रिया, ऑप्शन डी है वेदिकाएं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए, यानी कि संरचनात्मक सोपान। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा नगर लौह इस्पात उद्योग से संबंधित नहीं है? इनमें से एक नगर है जो लौह इस्पात उद्योग से संबंधित नहीं है, वह कौन सा नगर है? वह है कोरापुट या फिर कोरापुर। कोरापुट या फिर कोरापुर। ये कहां पर है? ये है उड़ीसा में। और यहाँ पर हवाई जहाज का इंजन निर्माण की फैक्ट्री है, ना कि कोई लौह अयस्क उत्पादन या इस्पात उद्योग यहाँ पर नहीं है। जबकि राउरकेला जो है ये कहां पर है? उड़ीसा में है। ये भी उड़ीसा में है, उड़ीसा में है। और विजयनगर जो है, विजयनगर ये है कर्नाटक में। विशाखापत्तनम ये है आंध्र प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, स्थानांतरणशील कृषि सामान्यतः होती है। तो स्थानांतरणशील कृषि जो होती है ये होती है कहां पर? वनों में होती है, यानी जैसे झूम कृषि। वनाच्छादन का सर्वाधिक प्रतिशत भारत के किस राज्य में है? तो भारत के प्रतिशत की बात पूछा है यहाँ पर। देखिए सबसे अधिक जो है ये कहां पर है प्रतिशत के हिसाब से? प्रतिशत के हिसाब से ये है कहां पर? मिजोरम में। सबसे अधिक वन प्रतिशत कहां पर है? मिजोरम में, जो कि है 85.4%। उसके उपरांत अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल जहां पर कितना है? 79.6%। और उसके उपरांत मेघालय जहां पर कितना है? 76.3%। तो ये तो आप परसेंटेज के हिसाब से अगर पूछता है वनाच्छादन, तो सबसे अधिक मिजोरम, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश। देखिए यहाँ पर मिजोरम नहीं है, तो कौन सा होगा? ऑप्शन डी सही होगा। लेकिन यही अगर क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग पूछ लिया जाए, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग अगर क्रम पूछ लिया जाए तो क्या होगा? क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग मैं बता देता हूं आपको। क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग अगर पूछा जाता है तो सबसे अधिक क्षेत्रफल कहां पर है? मध्य प्रदेश में। उसके बाद अरुणाचल में। उसके बाद जो है छत्तीसगढ़ में। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किन द्वीपों के नजदीक से गुजरती है? अंतर्राष्ट्रीय जो तिथि रेखा है ये किन देशों के नजदीक से गुजरती है? आपके ऑप्शन है हवाई द्वीप से, ऑप्शन बी है कुक द्वीप से, ऑप्शन सी है सेंटा क्रूज द्वीप से, ऑप्शन डी है फिजी द्वीप से। तो ये गुजरती है फिजी द्वीप के निकट से
फिजी द्वीप के निकट से। 180 डिग्री जो देशांतर तिथि रेखा है इसको ही कहते हैं। और ये रेखा बेरिंग स्ट्रेट, प्रशांत महासागर, चुकी सागर, आर्कटिक सागर के आसपास से गुजरती है। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सीध में होते हैं उस स्थिति को क्या कहते हैं? उस स्थिति को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं सिजगी। क्या कहते हैं? सिजगी। ऐसा जो है प्रत्येक पूर्णमासी और अमावस्या को होता है। पूर्णमासी और अमावस्या को होता है। अगला प्रश्न है, किस जलवायु में वर्ष भर वर्षा होती है? कौन सी जलवायु है जहां पर वर्ष भर वर्षा होती है? ये होती है विषुवत रेखीय जलवायु में, जो यानी कि भूमध्य रेखीय, ना कि भूमध्य सागरीय। देखिए दो चीजों का डिफरेंस आपको समझ लेना है, भूमध्य सागरीय और भूमध्य रेखीय, ये दोनों अलग हैं। तो विषुवत रेखीय। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वारनदमुख का निर्माण करती है? तो कौन सी नदी है? ये नदी है तापी नदी। तापी नदी जो है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुल्ताई से निकलती है और सूरत के निकट खंभात की खाड़ी में ज्वारनदमुख के रूप में जो है अपना जल गिराती है। तो ऑप्शन बी सही है। इनमें से कौन सी ठंडी धारा नहीं है? इनमें से कौन सी जो ठंडी जलधारा है वह नहीं है? तो वह है गल्फ स्ट्रीम, यानी कि ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, कोयला और खनिज तेल किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है? कोयला और खनिज तेल जो है ये अपसादी प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी सही है। सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग एरेटोस्थेनीज ने किया था। यहां पर ऑप्शन सी सही है। बस्तर जनपद छत्तीसगढ़ में स्थित बैलाडीला संबंधित है। तो ये किसके लिए संबंधित है? ये संबंधित है लौह अयस्क के लिए, यानी कि ऑप्शन डी सही है। कथन कारण वाला प्रश्न है। कथन है, भूमध्य रेखा के समीप स्थित क्षेत्र में वर्षा वर्ष भर होती है। भूमध्य रेखा के, तो भूमध्य रेखा, बिल्कुल भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा, ये आपको याद रखना है। भूमध्य रेखा कथन जो है सही है। उच्च तापमान एवं उच्च आर्द्रता के कारण संवहनिक क्रिया द्वारा नित्य दोपहर बाद वर्षा होती है। हाँ बिल्कुल, ये भी सही है। यानी कि कथन और कारण दोनों सही हैं और व्याख्या भी ये सही कर रहा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन सही है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में समताप मंडल और मध्य मंडल के बीच स्थित सीमांत स्तर को कहा जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है स्ट्रेटोपोज। क्या कहा जाता है? स्ट्रेटोपोज। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी सही है। वायुमंडल में पाए जाने वाले धूल कणों को आर्द्रता गिराही कण कहते हैं, क्योंकि तो ये क्यों कहते हैं? देखिए यहां पर देख लेते हैं, क्योंकि ये अच्छे संघनन केंद्र होते हैं। हाँ, ये जल का अवशोषण करते हैं, बिल्कुल। इनके इर्द गिर्द हवा के ठंडे होने से संघनन की प्रक्रिया होती है। हाँ बिल्कुल, तो यानी कि तीनों सही हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन डी सही है, यानी कि उपरोक्त सभी सही हैं। नेक्स्ट है, भारत के प्राकृतिक वनस्पति के रूप के संबंध में कौन सा कथन सही है? कथन देख लेते हैं। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में संघनन उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। हाँ बिल्कुल। औसत वर्षा वाले क्षेत्रों में मानसूनी वन पाए जाते हैं। हाँ, और निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों में शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं। बिल्कुल, ये भी सही है, यानी कि तीनों सही है। तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन डी सही है, यानी कि उपरोक्त सभी सही है। नेक्स्ट है, वुहान औद्योगिक प्रदेश कहाँ है? तो वुहान जो है ये कहाँ पर है? ये है चीन में, यानी कि ऑप्शन ए सही है। स्प्रूस, फर, चीड़ मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए विषुवत रेखीय वन में, ऑप्शन बी है भूमध्य सागरीय वन में, ऑप्शन सी है टैगा वन में, ऑप्शन डी है मानसूनी वन में। ये पाए जाते हैं कहाँ पर? टैगा वन में। भूमध्य सागरीय वनों को जो है फलों का प्रमुख क्षेत्र, यानी कि सिट्रस फल जो हैं यहाँ पर अधिक मात्रा में होते हैं, इसलिए इसको फलों का क्षेत्र कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, सुमिलित करना है सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमिलित करना है। यहाँ पर कुछ बांध दिए गए हैं और उनको सुमिलित करना है।
नदी से। तो कोलोराडो नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? ये बनाया गया है कौन सा? हूवर बांध। हूवर बांध। पनामा पर इटाइपू बांध बनाया गया है। कौन सा? इटाइपू। नील नदी पर है असवान बांध। जाम्बेजी नदी पर है करीवा। यानी कि एक का क्या है? एक का डी, यानी कि ए का डी, ए का डी, तो डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस महाद्वीप में आंतरिक जलमार्गों का सर्वाधिक विकास हुआ है? कौन सा महाद्वीप है जहां पर आंतरिक जलमार्ग का सर्वाधिक विकास हुआ है? ये हुआ है पश्चिमी यूरोप में, यानी कि ऑप्शन ए सही है। भारत का निम्न में से कौन सा क्षेत्र सूखा प्रवण क्षेत्र है? तो सूखा प्रवण क्षेत्र की बात की जाए, भारत का कौन सा क्षेत्र है? ये है कौन सा? ये कौन सा है? रायलसीमा। रायलसीमा। रायलसीमा कहां पर है? ये जो क्षेत्र है आंध्र प्रदेश में अवस्थित है और प्राचीन अपरदित पठार वाला क्षेत्र है ये। अगला प्रश्न देखते हैं। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार भारत में CWG प्रकार की जलवायु कहां पर मिलती है? तो ये जलवायु जो है कहां मिलती है? गंगा के मैदानों में मिलती है। गंगा के मैदानों में। तो यहां पर अगर हम वर्षा की बात करें तो 75 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा हो जाती है। जब किसी क्षेत्र से शीतोष्ण चक्रवात का मध्य गर्म प्रचंड गुजरता है तो वहां मौसम कैसा होता है? वहां मौसम जो होता है भारी वृष्टि होती है, यानी कि वहां भारी बारिश होती है। ऑप्शन सी सही है। भारत में एशिया का बृहत्तम तेल शोधन कारखाना स्थापित है, तो कहां पर यह स्थापित है? यह स्थापित है गुजरात के जामनगर में। गुजरात के जामनगर में। अगला प्रश्न है महासागरीय जल का द्वितीय स्तर कहलाता है। तो महासागरीय जल का द्वितीय स्तर क्या कहलाता है? यह कहलाता है थर्मोक्लाइन। थर्मोक्लाइन। वह क्षेत्र जहां पर तापमान में गिरावट आती है, ताप प्रवणता या थर्मोक्लाइन, ऐसे क्षेत्र को हम कहते हैं। पॉट भूमि पाई जाती है। तो पॉट भूमि जो है ये कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है कहाँ पर? ये पाई जाती है छोटा नागपुर पठार में। पॉट प्रकार की भूमि छोटा नागपुर पठार में। प्रथम सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है किसको? जापान को। जापान जो है एशिया की मुख्य भूमि के पूर्व में स्थित है और ये प्रशांत महासागर में स्थित है। जापानी भाषा में इसे निप्पोन कहते हैं। क्या कहते हैं? निप्पोन कहते हैं। और जिसका अर्थ ही क्या होता है? सूर्योदय का देश, यानी कि सूर्योदय। तो इस तरह से आज हमने डिस्कस किए हैं 55 प्रश्न, और इसके अलावा सेट 6 था ये, और अभी तक हमने 5 और डिस्कस किए हैं। तो कुल मिलाकर 6 सेट हो गए हैं। अगर आपने पिछले नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप एक बार उनको चेकआउट कर लीजिए। आगे के जो 5 प्रश्न हैं उनको आपको कमेंट बॉक्स में जो है आंसर देना है। तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ कौन कौन से हैं। विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर पठार का विस्तार है? तो आपके ऑप्शन है, आप एक बार इनको देख लीजिए और इनका जो है कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए। दक्षिण पश्चिमी मानसून अधोलिखित किस एक कारक से प्रभावित नहीं होता है? तो आपके ऑप्शन है, पढ़ लेना इनको। रूर औद्योगिक प्रदेश स्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। 2001 की जनगणना अनुसार भारत में कुल पुरुष साक्षरता व कुल स्त्री साक्षरता में कितना अंतराल है ये आपको बताना है। और नेक्स्ट है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार सर्वाधिक मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? तो वन स्थिति रिपोर्ट जो है आप लेटेस्ट वाली देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप अपना आंसर लिख सकते हैं। और यदि इसके अलावा आप LT ग्रेड के लिए कुछ चाहते हैं आप वो बता दीजिए। वीडियो कैसी लग रही है आप उसके बारे में बताने का जरूर प्रयास कीजिए। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे जो है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।